हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कल जो 20 प्रश्नों का एक सीरीज मैंने चलाया था टेस्ट सीरीज के जैसे, उसका डिस्कशन करने वाला था। तो मैंने 5 ही क्वेश्चन किया था, बाकी लाइट कट गई फिर मैं नहीं करा पाया। तो फिर मैं वही 15 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आपने अगर 5 प्रश्न ही वो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा उसका डिस्कशन मैंने कैसे कराया है। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी भी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, जितने भी दोस्त हैं वो लोग कमेंट करके बता रहे थे, कल बोल रहे हैं कि राइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके लिए ब्लैक मार्कर यूज किए, तो मैंने वो भी खरीद लिया। तो लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ बोल दे रहे हो, तो मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लाजवाब तरीके से करेंगे। क्वेश्चन लिख के कल ही के जैसे मैं फिर उसका डिस्कशन करूँगा। तो चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्यों का मुख्य स्थान जर्मनी किसने बताया था। जर्मनी किसने बताया था। किसने बताया था। ठीक है, ऑप्शन पहला है ए ऑप्शन मैक्स मुलर, बी में है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में है पेनका एक वैज्ञानिक का नाम है। सी में है बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे मैं बीजीटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और डी में है दयानंद सरस्वती। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर सही क्या आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पेनका। क्या होगा? पेनका ने आर्यों का मुख्य स्थान जर्मनी बताया था। ठीक है, अब मैक्स मुलर ने कहाँ बताया था? तो मैक्स मुलर ने बताया था कहाँ? मध्य एशिया। कहाँ? मध्य एशिया कौन बताया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, मैक्स मुलर ने कहाँ बताया आर्यों का स्थान? मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने आर्यों का स्थान कहाँ बताया? मध्य एशिया। पेनका ने कहाँ बताया? जर्मनी। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ बताया? अंटार्कटिका। कहाँ? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव इसी में स्थित है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कहाँ बताया था? इन्होंने बताया था तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा। ठीक है, एक और लिख लीजिए, एक और लिख दीजिए ब्रह्मानाथ झा। इन्होंने कहाँ बताया था? इन्होंने बताया था सप्त सिंधु क्षेत्र इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये आर्यों से संबंधित, मतलब ये किसने कहा कि मतलब आर्य कहाँ से आए थे, इसके बारे में किन्होंने कहाँ बताया, उसका मैंने ये बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पॉलिटी में आ गए हम लोग। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? किस एक्ट के तहत की गई? ए ऑप्शन में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट,
बी में है 1784 का पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। सी में है 1919 का एक्ट और डी में है 1935 के एक्ट के तहत। तो आप सभी को पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इसका सही तो आंसर क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं इसे BOD लिख दे रहा हूँ, BOD, और ये BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो डायरेक्टर किससे था? व्यापार क्षेत्र से था, ठीक है। मतलब इसको व्यापार क्षेत्र में जो भी चीज़ें थी उसकी जानकारी कहाँ देनी थी? ब्रिटेन को देनी थी, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किससे था? राजनीतिक मामले से था। क्या? राजनीतिक मामले से, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले लिख देते हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले, ठीक है दोस्त। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। तो इसके तहत क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब पहला कौन बना इसमें? पहला वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ? 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। और इसका चीफ जस्टिस कौन था? मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश के साथ और 3 थे, वही मैं नाम लिखा था। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन था? एलिजा इम्पे। और जो 3 न्यायाधीश थे अन्य न्यायाधीश, वो कौन थे? वो कौन थे? चार्ल्स, एक था लिमेंस्टर और एक था हाइड, ठीक है दोस्त। और इसके तहत क्या हुआ? मैं अब थोड़ा सा बोल के बता दे रहा हूँ। इसके तहत क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के, उनको भारतीयों से रिश्वत लेना और व्यापार करने पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और कोलकाता का जो भी मुंबई और मद्रास का प्रेसिडेंसी था, उसको कोलकाता के अधीन कर दिया गया। तो इतना सब किस में हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ, ठीक है। अब 1919 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखते हैं। तो 1919 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? चार्टर एक्ट जो भी बोल लीजिए, तो इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ कि प्रांतों में देव शासन लागू किया गया, ठीक है। प्रांत में देव शासन कहाँ लागू किया गया? 1919 के एक्ट के तहत। और इसी 1935 के एक्ट के तहत क्या किया गया? प्रांतों में देव शासन खत्म कर दिया, द्वैत शासन, और केंद्र में देव शासन की स्थापना की गई। और 1919 के एक्ट के तहत क्या हुआ? उसके तहत केंद्रीय राजस्व को, जो भी केंद्रीय राजस्व था, उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया। मतलब केंद्र का एक बजट अलग आएगा और राज्य का बजट अलग आएगा। 1919 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। पहली बार वीटो की शक्ति जो भी मिली, वो कब मिली थी? 1919 के एक्ट के तहत ही। एक 1861 में मिला था, लेकिन असल में मतलब पूरा अच्छे से वायसराय को कब मिला? तो वो माना जाता है 1919 के एक्ट के तहत। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी उत्पत्ति कब हुई थी? 1919 के एक्ट के तहत ही। इसी एक्ट के तहत 1924 में ली आयोग की सिफारिश पे UPSC की स्थापना हुई, ठीक है। और इसी के तहत एक प्रावधान था कि हर एक 10 साल में एक जांच जाएगा, एक कमीशन जाएगा इंडिया में, और वो वहाँ पे जितने भी कानून व्यवस्था है उसका जांच करके रिपोर्ट ब्रिटेन को देगा। और इसी के तहत 10 साल बाद, मतलब 2019 से अगर आप 10 काउंट करिएगा तो 29 हो जाएगा, लेकिन असल में आता है काउंट कर एक कम करके देखिएगा तो आता है 1928 में। और वही में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसने कि अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। तो इतनी सारी चीज़ें। और 1919 के एक्ट के तहत ही द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। कौन? द्विसदनात्मक विधायिका के एक राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तो 1919 के एक्ट के तहत इतनी सारी चीज़ें हुई थी जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं 1935 के एक्ट के तहत। तो 1935 के एक्ट के तहत क्या क्या हुआ?
तो 1935 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम तो प्रांतों में देव शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में देव शासन की स्थापना की गई। और फिर क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इसकी शुरुआत कब हुई, 1 अक्टूबर 1937 में। 1 अप्रैल 1935 को इसी एक्ट के तहत यंग हिल्टन कमेटी के आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी वो किस में हुई थी, 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है दोस्त, तो इतना मैंने बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी, जबकि 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसी को 2 भाग में बांट दिया गया था। जो 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी, 1784 में इसे ही 2 पार्ट में बांट दिया गया, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है। ये भी बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। सारे प्रश्न लाजवाब है एकदम। लिया गया है, पहला है ब्रिटेन, बी में है यूएसए, सी में आयरलैंड और डी में लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है कानून के समक्ष समानता या समता और दूसरा होता है कानून का समान संरक्षण। तो जो भी कानून का समान संरक्षण आएगा तो वो तो यूएस से हो जाएगा। कानून का समान संरक्षण कहाँ हो जाएगा, यूएस से। जबकि कानून के समक्ष समता या समानता कहाँ से होगा, तो वो होगा ब्रिटेन से। तो यहाँ पे क्या है, कानून के समक्ष समानता, तो ये कहाँ से हो जाएगा, ब्रिटेन से हो जाएगा। जबकि यूएसए से क्या है, यूएसए कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण कहाँ से है, तो वो है यूएसए से। कहाँ से है, यूएसए से। और यूएसए से क्या क्या वो भी देख लेते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। और कौन क्या है, राष्ट्रपति, यूएसए से बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये सभी यूएसए से हैं। मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में एक और चीज लिख लीजिए, आंशिक संशोधन। आंशिक संशोधन भी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंशिक संशोधन ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, ये सारे चीज यूएसए से लिए गए हैं। और एक लीजिए प्रस्तावना भी, प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया, यूएसए से कानून का समान संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, आंशिक संशोधन है प्रस्तावना। ठीक है दोस्त, ये यूएसए से लिया गया। अब आयरलैंड से आते हैं। तो आयरलैंड राज्यसभा में कम 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन। कहाँ है आयरलैंड की राजधानी, डबलिन। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 का सब क्लॉज 3, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत रहता है, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल,
ये दोनों कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से राष्ट्रपति में राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य 80 अनुच्छेद 80 के 3 के तहत करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो प्रस्तावना तो लिया गया यूएसए से, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और लिखिए क्या क्या? समवर्ती सूची। और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? समवर्ती सूची। और लिखिए व्यापार तथा वाणिज्य। और क्या? और लिखिए और क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, ये तीनों ही, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और व्यापार तथा वाणिज्य, ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? एक तो कानून के समक्ष समता या समानता, ठीक है। और लिखिए संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये सभी कहाँ से लिए गए? ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से लिए गए। और लिखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया? तो फ्रांस से क्या लिया गया? तथार्थ न्यायाधीश, तथार्थ न्यायाधीश, आर्टिकल 127, ठीक है। तथार्थ न्यायाधीश, तथार्थ न्यायाधीश और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये गणतंत्र, बंधुत्व, समानता, ये तीनों कहाँ से लिया गया? तो ये तीनों कहाँ से लिया गया? एक तथार्थ न्यायाधीश, गणतंत्र, बंधुत्व और समानता, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति से बोला जाता है, तो ये फ्रांस से लिया गया, ठीक है। तो तथार्थ न्यायाधीश और गणतंत्र, बंधुत्व और समानता कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। और क्या लिख लें इसमें? और लिख लीजिए कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया? तो कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। और कौन बच रहा है इसमें? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका कौन है? दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, आर्टिकल 367, ठीक है। संविधान संशोधन और एक चीज़ लिया गया, संविधान संशोधन तो सभी को पता है, संविधान संशोधन तथा और क्या लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति, ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने 2-3 बार बोल के इसको बताया हुआ है और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा जब आप इसमें, मतलब ये क्लास रेगुलर लीजिए, जो भी हम करवा रहे हैं आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रमिक संघ, कितना 9 नंबर क्वेश्चन है। श्रमिक संघ, श्रमिक संघ किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? ए में है समवर्ती सूची, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। बी में है संघ सूची, सी में है राज्य सूची, और डी में है अवशिष्ट सूची।
अवशिष्ट सूची। तो श्रमिक संघ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, श्रमिक संघ जितने भी होते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। तो श्रमिक संघ किस में आएंगे? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में कौन कौन आता है? और समवर्ती सूची में कौन कौन आएगा? तो वो आएगा, लिख लीजिए कौन कौन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, ये सब समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन और शिक्षा, वन, मापतौल, न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन और वन जीव एवं वन जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, वन जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है दोस्त, संरक्षण। और कौन आ जाएगा? समाचार, बिजली, लाइट होता है ना, ये समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? देखिए समवर्ती सूची में क्या क्या आ गया? श्रमिक संघ, आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, मापतौल, न्याय का प्रशासन, वन जीवों की रक्षा, पक्षियों का संरक्षण है, समाचार एवं बिजली, ये सभी क्या है? समवर्ती सूची के विषय। अब देखिए ये जो दो हैं, ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 जो हैं ये पहले किस में थे? ये पहले थे राज्य सूची में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन, या CA में लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन इंग्लिश होता है, 1976 में ये पांचों राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। ठीक है दोस्त, तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि इनमें से कौन 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, फिर वो तो आप लोग छांट सकते हैं इसको। ठीक है, आते हैं संघ सूची में। संघ सूची में कौन कौन है? बैंकिंग, परमाणु, एक और इसमें लिख लीजिए जनसंख्या। जनसंख्या भी समवर्ती सूची का ही विषय है। ठीक है, जनसंख्या भी किसका विषय है? समवर्ती सूची का। बैंकिंग, परमाणु, जनगणना, जनगणना, जनगणना और रक्षा और विदेशी मामले, और लिख लीजिए डाक, ये सभी किसके विषय हैं? तो ये सभी संघ सूची के विषय। कौन? बैंकिंग, परमाणु, जनगणना, रक्षा, विदेशी मामले और डाक, ये सभी श्रमिक संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के कौन कौन है? कृषि, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन पंचायत और नगर पालिका, इसको स्थानीय शासन बोलते हैं, और पुलिस। ठीक है, पुलिस हो गया। और क्या होगा? लोक स्वास्थ्य, तो ये चारों क्या हो गए? कृषि, स्थानीय शासन, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, ये सभी क्या हो गए? राज्य सूची के विषय हो गए। अवशेष सूची, अवशेष सूची बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोग को पता नहीं है। अवशेष सूची में क्या है? तो जितने भी साइबर अपराध होते हैं ना, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जितने भी होते हैं, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोई कानून वानून बनते हैं, वो सब कौन बनाता है? कंप्यूटर के क्षेत्र से या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से आप समझ सकते हैं, इंटरनेट क्षेत्र से आप समझ सकते हैं। तो इस पे जो भी सब कानून बना सकता है, विधि बना सकता है, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कौन? संघ बनाएगा। मतलब अवशेष सूची में विधि कौन बना सकता है? संसद या संघ बोल सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए समवर्ती सूची में पहले, समवर्ती सूची में पहले संघ सूची, संघ, समवर्ती और राज्य। तो इसमें पहले कितने विषय थे? पहले इसमें थे 97। ठीक है, पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अभी कितना है? 100। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी कितना है? 52। और राज्य सूची में पहले 66 थे और अभी कितने हैं? 61 विषय हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चीज़ है। ठीक है, संघ सूची में पहले 97 विषय से वर्तमान में 100 है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52 है। और राज्य सूची में पहले 66 थे तो 61 हो गए। यही 5 इसमें जुड़ गए। ठीक है, ये वाले 5 इसमें जुड़ गए। ठीक है दोस्त,
तो चलिए मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, तो इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ये शुरू से आदत ही है, रिवीजन करता था तो फिर तेज़ी में ही बोल देता था, वही आदत अभी तक बनी हुई है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अनुच्छेद 371 ई किस राज्य के प्रावधान से संबंधित है? किस राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? संबंधित है, ठीक है। तो ए में है कर्नाटक, बी में है मणिपुर, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है गोवा। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था, जो अभी तो वापस ले लिया गया अब 2019 के बाद। और ऐसे 371 में ए से लेकर जे तक ये 10 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ देता है ए में किस राज्य से है, बी में किस राज्य से। तो इसका एक ट्रिक है, अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है लेकिन मैं फिर ट्रिक से बता दे रहा हूँ। उसको आप लोग लिख सकते हैं ना आ म, नाम आ सी मी अरु गो का। देखिए 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब सीधे लिख दीजिए, ठीक है। नागालैंड, असम, मणिपुर, ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। डी नंबर जो है वो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों से संबंधित है, ठीक है। तेलंगाना ये बस आंध्र प्रदेश से है। ई नंबर आंध्र प्रदेश से, खाली आंध्र प्रदेश से। ये सिक्किम हो गया, सिक्किम। ये मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये गोवा, और ये कर्नाटक, ठीक है दोस्त। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ए पूछा था तो एक ई पूछा था ना, ई पूछा था तो ई किस में? आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। देखिए नाम आ सिमी और गोक ऐसे याद रख लीजिएगा। और ये 10 का 10। ए में नागालैंड, ना से नागालैंड, अ से असम, म से मणिपुर, आ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसको याद रख लीजिएगा। फिर आ से आंध्र प्रदेश, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, अरु से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा और क से कर्नाटक। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जैसे याद किया, जैसे ही मैंने याद किया मैं वैसे ही बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्त। तो आप लोग याद करने अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे आसान लगता है तो मैंने इसको याद कर लिया इसी टाइप से। बाकी आप कैसे भी याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में जाके प्रश्न सही करिए, आप किसी भी तरीक़ा से याद कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? अगला क्वेश्चन 11 नंबर। कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है, आ जाओ भाई, दिल्ली,
ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है चंडीगढ़, सी में है हरियाणा, और डी में है उत्तराखंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका गठन कब हुआ था? 1956 के जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसी के तहत इसका स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देख लीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत गृह मंत्री या केंद्रीय मंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री या मतलब मेनली गृह मंत्री होते हैं। अगर गृह मंत्री को नहीं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो कोई केंद्रीय मंत्री होगा। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष कौन करते हैं? उपाध्यक्ष राज्यों के सीएम होते हैं, राज्यों के सीएम, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, और लिख लीजिए इसमें। हाँ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय परिषदों के गठन का उद्देश्य क्या है? तो इसके गठन का उद्देश्य है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को सुधारना, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध सुधारना, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना इसका उद्देश्य है। अब देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, फिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद है। अब सबको हम देख लेते हैं किसमें कौन सा देश है, एक बार आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। उत्तरी में कौन कौन है? तो राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू, लद्दाख, और ये कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो ये किसमें है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये भी है। कौन नहीं है? ये नहीं है। कौन? उत्तराखंड उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में, और इसका मुख्यालय लिख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद को देखते हैं। मैं क्षेत्रीय परिषद नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आप समझ जाइएगा। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और केरल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। और इसमें कौन कौन राज्य शामिल है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और केरल। ठीक है, अब आते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और एक दमन और दीव। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिटा के हम और भी जो 2 क्षेत्रीय परिषद हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्वी में कौन कौन है? पूर्वी में बिहार, झारखंड और उड़ीसा और सिक्किम, और कौन है?
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सेवन सिस्टर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। देखिए सेवन सिस्टर मतलब जितने भी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब तो उसमें आ जाएंगे। उसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि आपको पता है सेवन सिस्टर में कौन कौन शामिल है। तो पूर्वी में कौन है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सेवन सिस्टर। अब आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आ जाएगा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? प्रयागराज। तो क्षेत्रीय परिषद से जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? अगर शुरू से अंत तक अगर लाइव रहते तो मैं तो खुद ही पूछ लेता, लेकिन एक ही फ़ोन है तो क्या कर सकते, लाइव तो देख नहीं सकते। तो लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, और कैसे आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? अब आ गए हम बायो में। ठीक है, कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं कट कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं चूँकि डिस्कशन करा रहा हूँ इतना तगड़ा कि फिर 5 से 6 क्वेश्चन में ही 40 में 45 मिनट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से करा लूँगा। ए में है सहकोशिकाएं, बी में है वाहिकाएं, सी में है जाइलम तंतु और डी में है जाइलम मृदुतक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पादप ऊतक, देखिए एक बार ठीक से समझ लीजिएगा, फिर आपको कभी जीवन में भूलिएगा नहीं। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, एक होता है विभाजीय ऊतक, और एक होता है अस्थायी ऊतक। एक मिनट, थोड़ा सा बस इसमें इसका स्याही डाल दूं, कम हो गया ये। अरे यार, इसमें छेद करना पड़ेगा जो है नहीं। चलिए इसी से काम चलाते हैं। अस्थायी ऊतक। अब विभाजित ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं? विभाजित ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये इनको मैं कहाँ लिख दूँ? यहीं पे लिख दे रहा हूँ। कौन कौन होते हैं? शीर्षस्थ विभाजीय ऊतक, दूसरा होता है अंतर्वेशी विभाजीय ऊतक, और तीसरा होता है पार्श्व विभाजीय ऊतक। ठीक है, तो ये क्या करता है अभी एक बार देख लीजिए। अस्थायी ऊतक में देख लेते हैं। अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, ये होता है जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है, अब सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मृदुतक 1, दूसरा दृढ़ोतक, और तीसरा होता है स्थूल कोण ऊतक।
स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। ये सरल स्थायी हो गए। अब जटिल स्थायी में भी दो होते हैं। जटिल स्थायी में भी देखिए, ये मतलब थोड़ा सा आपको उल्टा लगेगा। जटिल स्थायी में दो होते हैं, कौन कौन? जाइलम और एक होता है ये फ्लोएम। अब देख लीजिए, जाइलम के भी 4 भाग होते हैं, कौन कौन? वाहिकाएं, एक, दूसरा वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, और चौथा होता है जाइलम मृदुतक। मृदुतक, ठीक है। ऐसे ही में फ्लोएम के भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं, कौन कौन? सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं, ठीक है। दूसरा होता है चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, कोशिकाएं नहीं, चालनी नलिकाएं। तीसरा होता है फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, और चौथा होता है फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। अब देखिए, ये मतलब कितना थोड़ा सा उलझने वाला टॉपिक है। देखिए, पादप ऊतक 2 प्रकार के, कौन कौन? विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। वो विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के, कौन कौन? शीर्षक, अंतर्वेशीय, पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक है। वैसे ही अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार है, कौन कौन? दीर्घऊतक, मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। ऐसे ही अब सरल अस्थायी में ये तो हो गया। अब जटिल अस्थायी में भी 2 होते हैं, कौन कौन? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम के भी 4 भाग, कौन कौन? वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। वैसे ही इसमें फ्लोएम में भी 4 भाग होते हैं, कौन कौन? सहकोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, जाइलम, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। अब इनके कार्य को थोड़ा सा देख सकते हैं, वैसे हम बता दे रहा हूँ, अभी ये मैं बोल के बता दें। देखिए, शीर्षक विभाज्य ऊतक क्या करता है? ये पौधों की ऊपरी बिंदु, मतलब जो आसमान की तरफ जा रहा होता है, या सीरा बोल सकते हैं, और जड़ का जो नीचे बिंदु, तो जड़ भी एक नीचे जाता है और एक सीरा भी ऊपर जा रहा है, सिर जो उसका ऊपर जा रहा है। तो जो ऊपर वाला सबसे लास्ट पॉइंट है ना, उसमें वृद्धि करता है। और फिर नीचे जो जड़ होता है ना, तो जड़ भी नीचे जा रहा है, तो उसका एक लास्ट पॉइंट होगा जड़ का। तो वहाँ पे तो शीर्षक विभाज्य ऊतक जड़ के अंतिम बिंदु और सीरा के अंतिम बिंदु पर वृद्धि निर्माण करता है, ठीक है। वैसे अब ये शीर्षक विभाज्य ऊतक का हो गया। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक क्या करता है? जैसे कि आप देखेगा कि भैंस वैंस होती है, गाय, अगर कोई घास चर ले तो फिर क्या, वो घास बढ़ने लगता है, तो ये तो घासों में वृद्धि करता है पहला। और टहनी के पर्व और पत्तियों के आधार में पाया जाता है, और ये वृद्धि करता है, आधार में वृद्धि करता है, ठीक है। पार्श्व विभाज्य ऊतक ये द्वितीयक वृद्धि करता है, ठीक है। पार्श्व विभाज्य ऊतक द्वितीयक वृद्धि करता है, और परिधि या मूल में, जैसे जड़ का मूल हो गया ना, पूरा जड़ फैलता है वैसे, और तने की परिधि मतलब चौड़ाई में वृद्धि करता है, और तना हो गया ना, मतलब वो जो मोटा होता है वो, और परिधि या मूल में वृद्धि कौन करता है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक करता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें सरल अस्थायी ऊतक में। तो सरल अस्थायी ऊतक में मृदुतक क्या करता है? मृदुतक एक प्रकाश संश्लेषण करने वाला एकमात्र सरल अस्थायी ऊतक है, ठीक है। और ये क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है, कौन? मृदुतक, ठीक है। ऐसे दीर्घऊतक हो गया। तो दीर्घऊतक इसका इंग्लिश होता है एस्केलेरेनकाइमा, ठीक है। दीर्घऊतक का इंग्लिश होता है एस्केलेरेनकाइमा। मैं इसको एक टॉपिक खुद सामने बना के इसको डाल दूंगा अच्छे से, फिर मैं थोड़ा थोड़ा बता। दीर्घऊतक यह करता है पौधों में हार्डनेस बनाता है, मतलब उसको कठोर बनाता है। फिर आके स्थूल कोण ऊतक, इसका इंग्लिश होता है कोलेनकाइमा। ये क्या करता है? पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। जैसे पौधे का कोई भाग हार्ड होता है, कोई लचीला होता है, तो ये इनकी वजह से होता है, ठीक है। अब आते हैं जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम क्या करता है? जड़ से मिट्टी और खनिज पदार्थों को ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और भोजन पकता है। जब भोजन पक जाता है तो पौधों के चारों हिस्सों में कौन फैलाता है? तो फ्लोएम ऊतक फैलाता है, ठीक है। इतना हमने बताने की कोशिश की है, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। हम और भी से 12 क्वेश्चन है, तो मैंने 20 क्वेश्चन बनाए, 8 क्वेश्चन और भी करा देते, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। बाकी मेहनत तो बहुत लगती है इस सब में, पढ़ने के साथ साथ भी आप लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिए। और हाँ ठीक है, आप लोग कमेंट अच्छा कर रहे हैं, साथ में आप लोग शेयर भी करते रहिए, बहुत खुशी होगी। आदि मोटिवेट रहता है फिर, अगर नहीं करना है, ठीक है। चलिए कि जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।